नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए, प्रस्तुत है सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल वेगड़ जी के द्वारा लिखा हुआ एक यात्रा वृत्तांत है। हम इसमें जान रहे थे कि अमृतलाल वेगड़ जी नर्मदा की 2-3 यात्राएं कर चुके हैं, फिर एक अगली यात्रा उसने शुरू कर दी। तो इसमें हमने जाना था होशंगाबाद से ओंकारेश्वर। अब हम जानेंगे ओंकारेश्वर से खलघाट। आधी से ज़्यादा किताब लगभग हमने पढ़ ली है। अब देखिए आगे, ओंकारेश्वर से खलघाट। सुबह विष्णुपुरी घाट पर बैठा था। सुबह की गुनगुनी धूप बड़ी प्यारी लग रही थी। सामने है ओंकारेश्वर, पहाड़ी नदी का पहाड़ी तीर्थ स्थान। नर्मदा यहाँ गर्भ शिशु सी जान पड़ती है। संकरी नर्मदा के दोनों ओर चट्टाने कगारे हैं। इस तट पर मानधाता, उस तट पर ओंकारेश्वर, दोनों मिलकर ओंकार मानधाता, और बीच में अलस गति से बहती हुई नीरव नर्मदा बहती हुई भी रुक जानी पड़ती थी। सुदूर केवल केरल में आकर बालक शंकर ने यहाँ गुरु गोविंद पाद के आश्रय में रहकर विद्याभ्यास किया था। वे हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ परिव्राजक है। भारत की भावनात्मक एकता के लिए उन्होंने जो किया वह अनुपम है। ऐसे आद्य शंकराचार्य की पावन स्मृति इस ओंकारेश्वर से जुड़ी हुई है। फिर कमल भारती जी, रामदासी और मायानंदी सदृश संतों के आश्रम भी यहाँ रहे हैं। आज भी नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं, है ना। आगे देखिए, नर्मदा तट के छोटे छोटे तृण और छोटे छोटे कण न जाने कितने परिवारजकों, ऋषि मुनियों और साधु संतों की पद्म धूलि से पावन हुए हैं होंगे। यहाँ वनों में अगणित ऋषियों के आश्रय रहे होंगे। वहाँ उन्होंने धर्म पर विचार किया होगा, जीवन मूल्यों की खोज की होगी, संस्कृति का उजाला फैलाया होगा। हमारी संस्कृति आर्यनक संस्कृति रही, लेकिन अब हमने उन पावन वनों को काट डाला है और शिशु और पशु पक्षियों को खदेड़ दिया है या मार डाला है। धरती के साथ यह कैसा विश्वासघात है। एक आदमी स्नान के लिए आया था। मैंने कहा, नर्मदा यहाँ कितनी संकरी है। नर्मदा की यह धारा है दूसरी ओंकारेश्वर के पीछे। हाँ, कावेरी संगम के पास हमने नर्मदा को 2 धाराओं में बंटते देखा था। कहते हैं कावेरी नर्मदा से मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में दोनों अनबन हो गई और कावेरी नर्मदा से अलग हो गई। ओंकारेश्वर के इस और है नर्मदा, उस और है कावेरी। दोनों फिर मिलती हैं या नहीं। जहां ओंकारेश्वर का टापू खत्म होता है वहीं दोनों फिर मिल जाती है। नर्मदा ने आखिरकार छोटी बहनों को मना लिया, इसलिए असली कावेरी का संगम बाद का है, पहला नहीं। पहले आगमन फिर बहिर्गमन, अंत में पुरागमन। बढ़िया कल्पना है। यहाँ बैठा सामने के घाट को देख रहा हूँ। वहां न जाने जापाने का कोई दुख नहीं है, क्योंकि ओंकारेश्वर 2 बार आया हूँ। लेकिन अनिल और श्यामलाल से कहा कि तुम जरूर जाओ, नाव से जाना, पुल से जाना। यहाँ से मोटर टक्का वहां तक सड़क जाती है, लेकिन हम सड़क से नहीं जाएंगे, नदी के किनारे किनारे जाएंगे। दोपहर को निकले, लेकिन थोड़ी ही देर में समझ में आ गया कि दोपहर को चलना गलती की। सूरज सामने रहता है, चट्टानें शुद्ध तंदूर की तरह गर्मा गई है और शाम लाल नंगे पांव है, लेकिन वह तो शायद दहकते अंगारों पर भी सारा दिन चल सकता है। कभी चट्टानों से जूझते, कभी झाड़ी से उलझते, तो कभी सामने तट की नरम पर्वतमाला से आते हवा के झोंकों का आनंद उठाते आगे बढ़ रहे थे। कभी रुक जाते, माथे पर पसीना पहुंचते और आगे बढ़ते। शाम को मोटर टक्का के खेड़ी घाट पहुंचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का पुल है, शाम पास में रेल का पुल भी है। रा, रात यहीं बिताई। सुबह उठते ही अनिल ने कहा, जरा ऊपर देखिए। ऊपर क्या था देखिए। मध्य आकाश में चांद था। मैंने कहा, सूरज के हिसाब से अभी सवेरा है, लेकिन चांद के हिसाब से अभी दोपहर है। अनिल के लिए यहाँ भले ही विस्मय की बात हो, पर मैं तो चांद के एक एक करतब देख चुका हूँ। कभी पूर्ण कुंभ तो कभी बारीक रेखा, उसका बांकपन कभी सीधा तो कभी उल्टा, कभी घटता तो कभी बढ़ता, कभी निकलते ही डूबने की तैयारी तो कभी आधी रात को गायब और भरी दोपहर में हाजिर। क्या कहना इस मनमोह जी का। चांद
यह सब कर सकता है तो एक कर्तव्य उसे और दिखाना था। सूर्योदय और सूर्यास्त के कारण पूर्व और पश्चिम दिशाओं की छटा देखते ही बनती है, उपेक्षित रह जाते हैं उत्तर और दक्षिण। क्या ही अच्छा होता अगर चांद उत्तर में निकलता और दक्षिण में डूबता। चंद्र का ऐसा अपूर्व उदय देखकर सूर्य भी निरुत्तर रह जाता। सही बात तो है भाई, कल्पना तो अच्छी है, लेकिन क्या करें अब। यहाँ से रास्ता आसान है। झाड़ी खत्म, रात गोमुख बावड़ी में रहे, सुबह चल दिए। थोड़ी देर में कांकरिया पहुंचे। नदी तट पर एक खंडहर सी धर्मशाला थी। ऊपर छप्पर नहीं था, खिड़की में पल्ले नहीं थे। खिड़की के इस फ्रेम में से पनिहारियां ऐसी दिख रही थी मानो मैं रंगीन टीवी देख रहा हूँ। खिड़की के पास से देखता तो वर्ल्ड व्यू दिखता और हटकर देखता तो फ्लॉट आप नजर आता। ऐसा लाइव टेलीकास्ट तो संसार का सर्वश्रेष्ठतम टीवी सेट भी नहीं देख सकता। दोपहर को रावेरा पहुंचे। यहाँ नदी तट पर पेशवा का स्मारक है। वहीं एक पेड़ के नीचे खाना बनाया। जब तक झाड़ी में थे ईंधन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अब लकड़ी मिलना मुश्किल हो गया। थोड़ी बहुत मिली, बाकी मैं दूर किनारे से ढूंढ लाया। बाद में पता चला कि वे चिता की लकड़ियां थी। शाम को बकावा पहुंचे। चिता की लकड़ियां भी लानी पड़ी बेचारों को, देखिए। अब शाम को बकावा पहुंचे। वहां नदी किनारे एक चबूतरा था। आज का रात्रि विश्राम इसी चबूतरे पर था। यहाँ से एक संकरी पथरीली सड़क नर्मदा के मध्य तक चलती गई थी। स्वच्छ पानी भरने के लिए यह सबसे अच्छी जगह थी, इसलिए यहाँ पनिहारियों की भीड़ लगी रहती थी। जल की सतह से जरा उठे हुए इस जलपथ से आती पनिहारियां जलपरी सी लग रही थी, लेकिन ये कोई जलपरियां नहीं, ये थी श्रम बालाएं। कठोर श्रम करती ग्रामीणियां, लेकिन इस श्रम व यह श्रम ऐसा था जो खेल बन गया था। हंसी किलकारियां ठिठोली करती स्वस्थ नारियों को अनुभव ही नहीं हो रहा था कि उनके सिर पर भारी बोझ रखा हुआ है। वे नंगे पैर हैं और नीचे उबड़ खाबड़ पत्थर हैं। वे ऐसे जा रही थी जैसे शहर की लड़कियां पिकनिक को जाती है। सही है भाई, गांव में ऐसा ही होता है। तो इसको पढ़ करके गांव की याद आने लग जाती है लोगों को ना। श्रम का यह कैसा उत्सव है, नित्य उत्सव। सवेरे इस छोटे से गांव से विदा लेते समय इस पावन दृश्य को मैंने मुड़कर देखा। आगे पड़ा न मर्दाना। यह गांव कुछ बड़ा है। दो एक दुकानें भी है। अनिल और श्यामलाल सौदा लेने लगे। मैं दूर खड़ा था। वहां एक वृद्ध बैठे थे। उन्होंने कहा, आप खरीद क्यों रहे हैं? मेरे यहाँ सदाव्रत दिया जाता है, चलिए। तुला तुलाया सौदा वापस करना पड़ा। ये सदाव्रत कब से चल रहा है? 75 साल से। 75 साल पहले मेरा जन्म हुआ था। इसी खुशी में मेरे पिता ने यह शुरू किया था, जो आज तक चला आ रहा है। मैंने अपनी जमीन चारों बेटों में बांट दी है, लेकिन 1 एकड़ जमीन सदाव्रत के लिए अलग रख दी है। मैं नहीं रहूंगा, पर सदाव्रत रहेगा। जिंदगी तो कुल एक पीढ़ी भर की होती है, पर नेक काम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। देखिए, ऐसी है हमारी संस्कृति, ऐसे हैं यहाँ के लोग। शाम को भटियान पहुंचे। नर्मदा के बालुई तट पर बसा छोटा सा गांव। नदी किनारे पेड़ों के पास एक पक्की छोटी धर्मशाला। इसमें एक दुबले पतले बाबा रहते हैं। बच्चों सा सरल स्वभाव। गांव के लोग इन्हें खूब चाहते हैं। कोई 30 बरस से यहाँ है। हमें बड़े प्रेम से अपने साथ ठहराया। बातें होने लगी तो मैं समझ गया कि इनकी मातृभूमि गुजराती है। फिर तो गुजराती में मातृभाषा गुजराती है। फिर तो गुजराती में बातें होने लगी। मैंने कहा, इतने वर्षों के बाद आप भी गुजराती नहीं भूले? उन्होंने कहा, मातृभाषा को कोई भूल कैसे कैसे भूल सकता है। सुबह जब चलने लगे तो बड़े प्यार से बोले, आओ जो। घड़ी भर के लिए वे सन्यासी से ग्रस्त बन गए थे। विदा लेते मेहमान से कह रहे थे, आओ जो, फिर आना। अगला पड़ाव मरकट तीर्थ। निर्जन एकांत में वेदा और नर्मदा के संगम पर स्थित ऊंचे टीले पर एक मंदिर है। उसी में रहे। मंदिर में एक युवा पुजारी है और उसकी माँ। पुजारी की माँ ने कहा, आज कोई 3 साल पहले अचानक एक लड़का घर से
चल दिया। बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। कोई साल भर के बाद अमरकंटक से चिट्ठी आई कि नर्मदा परिक्रमा पर निकल गया हूँ। मेरी बाट मत जो होना, लेकिन माँ का दिल तो है। सोचती थी परिक्रमा पूरी करने के बाद मेरा बेटा लौट आएगा, लेकिन परिक्रमा करते करते इसने तो जोग ही धारण कर लिया। एक ठंडी सांस लेकर उसने कहा, कोई 15 साल की उम्र में हमने इसकी सगाई की थी। लड़की के पिता ने 7 साल तक इंतजार किया। जब हमने उसके घर लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी, तब पिछले साल ही उन्होंने बेटी की शादी दूसरी जगह की। उस लड़की से मुझे कितनी ममता हो गई थी, ममता हो गई थी। चूल्हे की आग को ठीक करते हुए उसने अपना कहना जारी रखा, बड़ा एकांत है यहाँ, पास में कोई गांव नहीं, मैं और मेरा बेटा बस हम दो ही है यहाँ। वहाँ तो वह तो दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता है, मेरा समय काटे नहीं कटता। यहाँ रहूंगी तो घर की याद आती है, घर जाती हूँ तो इसकी चिंता सताती है। कल रात को ही यहाँ 2 मुंह वाला सांप निकला था, मैं तो बेहद डर गई थी। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। बेचारी माँ, उसके मन के 2 टुकड़े हो गए, एक हिस्सा यहाँ, दूसरा घर। बाहर खुले में सोए, आकाश साफ था और रात सुहानी थी। तारे इतने पास लग रहे थे कि हाथ बढ़ाओ और छू लो। सुबह चल दिए, दोपहर तक नाव डाटोड़ी पहुंचे। सामने तट पर है महेश्वर। रानी अहिल्याबाई का नगर। अहिल्याबाई अत्यंत कुशल प्रशासक थी और नर्मदा की परम भक्त थी। महेश्वर में उनके बनवाए मंदिर है और घाट, इसी घाट पर, घाट तट से बड़े सुंदर लग रहे थे। यहाँ एक सज्जन रहते थे, पहले सरकारी अफसर थे, अच्छी पेंशन मिलती है। अपनी सारी पेंशन कुत्तों पर खर्च करते हैं। इस गांव के तो क्या, आसपास के लोग भी इन्हें खूब चाहते हैं। मिलने पर बोले, चाय की दुकान की यह बेंच ही मेरा घर है और इसी झोले में मेरी सारी गृहस्थी है। गांव के कुत्ते मेरे स्वजन हैं। फिर धीरे 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 से बोले, आदमी से कुत्ते अच्छे। जीवन के किन कटु अनुभवों ने उनके मन में मनुष्यों के प्रति ऐसी कटुता उत्पन्न की होगी। देवी देवता में मेरा कोई विश्वास नहीं, साधु संतों पर भी नहीं। बाहर से धर्मात्मा होने का ढोंग रचते लोगों को ऊपर से नीचे तक गंदगी में डूबा हुआ देख चुका हूँ। बस एक नर्मदा को मानता हूँ, मुझे वह हर घड़ी दिखनी चाहिए। बरसात में बाढ़ का पानी जब तक इस बेंच को छूता नहीं तब तक नहीं जाता। नर्मदा के बिना मैं नहीं रह सकता। फिर हंसकर बोला, यहाँ के लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया। जब मरूंगा तब मेरी ऐसी श्मशान यात्रा निकलेगी कि किसी नेता की ही निकलेगी। यही दुख है कि उसे देखना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। है ना, क्या बात है, क्या सोचे आदमी की। शुभ मन में सहस्त्रधारा देखने की उत्कंठा लेकर चले। मंडला की सहस्त्रधारा कई बार देख चुका हूँ, महेश्वर के पास कि इस बड़ी सहस्त्रधारा को पहली बार देखूंगा। थोड़ी देर में शोर सुनाई पड़ने लगा तो चाल तेज हो गई। देखते देखते सहस्त्रधारा आ गए। नर्मदा यहाँ खूब फैल गई थी, हजारों धाराओं में बट गई। इन धाराओं में छोटे छोटे अनगिनत प्रपात फड़फड़ा रहे थे। चारों ओर धाराओं का जाल सा फैला है। इन आड़ी टेढ़ी आकी बाकी जलधाराओं से नर्मदा ने यहाँ मानो झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, सूरदास की एक वो आती है ना, पानी की चादर जलधाराओं से ताने बाने चट्टानों का करघा। ऐसी चादर तो बस नर्मदा ही बुन सकती है, ऐसी चादर तो बस धरती ही ओढ़ सकती है। और यह धारा शब्द नर्मदा के साथ खूब जुड़ा हुआ है। अमरकंटक से निकली हुई कपिल धारा और दूध धारा, मंडला से सहस्त्र धारा, बरमान घाट की शतधारा, ओंकारेश्वर के पास धारा क्षेत्र, महेश्वर के पास पुणे सहस्त्र धारा। कैसी प्रवाह धारा प्रवाह है नर्मदा यह। यहाँ धारा शब्द आया है, वहाँ प्रपात जरूर है, चाहे कपिल धारा जैसा ऊंचा प्रपात हो, चाहे सहस्त्र धारा के इन तितलियों जैसे छोटे छोटे प्रपात हैं। जबलपुर के धुआंधार में धारा शब्द आते आते रह गया। वैसे धार धारा का ही तो अनुज है, पर अब चलना चाहिए। धूप तेज हो रही है, आगे का मार्ग कठिन है, थोड़ी देर के लिए किनारा छोड़ना होगा। चलते चलते एक टीले पर आ गए। इस ऊंचे झरोके से सहस्त्रधारा ने नन्हे मुन्ने प्रपात एक साथ दिखाई दे रहे हैं। नन्हे मुन्ने क्या, एकदम दूध मुँह हैं। इनके मुंह में दूध अभी छूटा भी नहीं।
ढालखेड़ा में राघवानंद जी के आश्रम में रहे। यहाँ किसी के बयान ने बताया कि वह जो टापू दिखाई दे रहा है एक फ्रेंच युगल उसमें 6 महीने तक रहा, बरसात में उस तट पर चला गया, कुछ समय पहले फ्रांस लौट गया। ऐसी कौन सी डोर है जो 7 समुंदर पार के फ्रेंच नौजवान पति पत्नी को नर्मदा के इस सुनसान टापू में खींच लाई होगी? सौंदर्य पिपासु मन, एकांत साधना की चाह, या पश्चिम की आपाधापी से विहल होकर पूर्व की शांति में डुबकी लगाने की प्रबल इच्छा? रात को बाहर खुले में सोए। इस बार की यात्रा में नर्मदा में इतनी टापू देखे हैं कि रात में आकाशगंगा में भी मुझे अनेक टापू दिखाई दिए। सुबह चल दिए, आज दिवाली है, दोपहर तक साटक पहुंच जाएंगे। वहां नर्मदा का प्रसिद्ध खलघाट पुल है। इस बार की यात्रा समाप्त करेंगे। हो, एक ही बार में एक यात्रा पूरी, क्या बात है। थोड़ी देर में साटक संगम पहुंच गए। साटक एक छोटा सा झरना है, लेकिन इसे पार करने में एक नाटक हुआ। साटक में नन्हा प्रपात था, उसे देखते हुए मैं पानी में उतरा। उतरते ही काई लगे पत्थर पर से फिसल कर गिरा, किसी तरह उठा कि दोबारा गिरा। साटक ने अपने अंक में मुझे 2 बार लिया, इसलिए यह नाटक एकांकी नहीं रहकर दुअंकी हो गया। पास ही में एक मंदिर है। मंदिर की देखभाल एक महाराष्ट्रियन महिला करती है। माता के स्नेह में से हमें मंदिर में ठहराया। मैंने कहा, हमारी इस बार की यात्रा यहाँ समाप्त हो रही है, कल सुबह घर लौट जाएंगे, अगले साल फिर यहाँ आएंगे और दशहरे से आगे बढ़ेंगे। आगे सूलपानी की झाड़ी पड़ेगी, उस बार उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सूलपानी पहले चल पढ़ चुके हैं हम, सही है, सुना क्यों नहीं। कितनी ही परिक्रमावासियों से कितनी ही बातें सुनी। झाड़ी में तीर धनुष लेकर भील आते हैं और सब कुछ लूट ले जाते हैं। अंत में परिक्रमावासी के पास बच रहती है केवल लंगोट और तुम्बी। लेकिन इन्हीं बातों ने हमारे अंदर झाड़ी के प्रति विशेष आकर्षण जगा दिया। राजघाट बड़वानी, यानी राजघाट का मतलब बड़वानी जगह है ना, से झाड़ी शुरू होगी। आपके पास यह तो सामान है ना, इसमें से कुछ न बचेगा। कपड़े और चश्मा तक उतार लेंगे, लंगोट लगा कर रह लूँगा, लेकिन मेरी स्केच बुक ले ली, चश्मा ले लिया, तो समझिए मेरे कवच कुंडल ही उतार लिए। नंगे बदन ठंड कैसे बर्दाश्त होगी? मुझे कुछ सोच में देखकर उसने कहा, एक काम करो, झाड़ी में से मत जाओ, बाहर बाहर से निकल जाओ। नहीं, हरगिज नहीं, झाड़ी में से ही जाएंगे, चाहे जो हो। एक काम कर सकते हैं, दिवाली छुट्टी के बजाय गर्मी की छुट्टी में चलें। गर्म में नंग धड़ंग रह लेंगे, ठंड बरसात न होगी, बर्दाश्त न होगी। रात का अंधेरा जल में उतर आया और काजल सा काला चला रहा था। बिस्तर में पड़ा पड़ा तारों को निहार रहा था। मैं गुनगुनाता रहा, जटाजूट बढ़ाएंगे, भिखारी मांग भिक्षा मांग कर खाएंगे, निर्वस्त्र हो जाएंगे। तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है हमारी जो इनकी यात्रा है, और इसका 13वां भाग भी समाप्त हो जाता है ना। ओंकारेश्वर से खलघाट। अब खलघाट से वापस चले कहाँ? बोरखेड़ी, मतलब दोबारा यात्रा करेंगे, है ना। खलघाट इनका गांव है। तो इसी के साथ में लेते हैं विदाई। अब अगले भाग में मिलेंगे खलघाट से बोरखेड़ी।